स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं रिया राठौड़ एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ रेलवे टेक्स्ट बुक यूट्यूब चैनल पर। और ये उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। आप सबको पता है हमारा एक बहुत छोटा सा और प्यारा सा सेशन होता है जिसमें हम लोग कम समय में बहुत सारी चीज़ों को सीखने का प्रयास करते हैं। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है आर्किटेक्चर एंड पेंटिंग, यानी कि इन दोनों टॉपिक्स के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं उन क्वेश्चंस को हम इस वाले सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं बिना आपका समय बर्बाद किए, क्योंकि आपको पता है बहुत सारी चीज़ों को हम इस वाले सेशन में सीखते हैं और समय हमारे पास होता है कम। स्टार्ट करते हैं। लेकिन सेशन को स्टार्ट करें उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक टेक्स्ट बुक के एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग एप्लीकेशन को ज़रूर डाउनलोड करना। चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। और ये है आपका टेक्स्ट बुक का सुपर पास लाइव। अगर आप लोगों ने अभी तक भी अपने आप को इनरोल नहीं किया है तो टेक्स्ट बुक के एप्लीकेशन पर जाकर के अपने आप को यहाँ पे इनरोल करें, क्योंकि ये एक आपका सब्सक्रिप्शन है जो कि आपको 370 प्लस एग्जाम्स का एक्सेस दे देगा। अब ये जो 370 प्लस एग्जाम्स है, चाहे आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप लोग स्टेट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, तो उन सभी एग्जाम्स के लिए आप लोगों के पास वन स्टॉप सॉल्यूशन है और वो है आपका टेक्स्ट बुक सुपर पास लाइव। सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि आपको टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स इसमें बिल्कुल एकदम फ्री मिल रहा है। रेलवे के जितने भी कोर्सेज होंगे, या फिर अगर मैं आपसे बात करूँ आप जिस भी किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसकी लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस आप लोगों को यहाँ पे जो है वो मिलेगी। और प्लस आपकी जो अपकमिंग बैचेस होंगे तो वो भी आपको टेक्स्ट बुक सुपर पास लाइव में मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फिर आज का सेशन। बाकी अधिकतम डिस्काउंट पाने के लिए आप मेरा कूपन कोड यूज़ करिएगा RIYA रिया, ठीक है। आपको यहाँ पे जो है वो डिस्काउंट मिल जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन कह रहा है कि नागर मंदिरों में आमतौर पर वास्तुकला की डैश शैली होती है। देखिए, जब हम अपने प्यारे भारत की बात करते हैं तो हमारे यहाँ पे मंदिर निर्माण की 3 शैलियाँ हैं। मंदिर निर्माण की कितनी शैलियाँ हो जाती है? तो मैम 3 शैलियाँ हो जाएंगी। देखिए, जब हम उत्तर भारत की बात करते हैं, उत्तर भारत में आपको नागर स्टाइल के टेम्पल देखने को मिलेंगे। वहीं पर आप लोग जब दक्षिण भारत में जाओगे, दक्षिण भारत में, तो यहाँ पे द्रविड़ स्टाइल के टेम्पल आपको देखने को मिलते हैं, द्रविड़ स्टाइल या द्रविड़ शैली के। और इन दोनों के मिक्सचर को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे कहा जाता है वेसर शैली, या फिर अगर हम बात करते हैं तो विसारा स्टाइल, ठीक है। तो मंदिर निर्माण की हमारे यहाँ पे केवल 3 ही शैलियाँ हैं। पहला आपका हो जाता है कौन सा? नागर, दूसरा हो जाता है आपका द्रविड़, और तीसरा आपका कौन सा हो जाएगा? वेसर। अब यहाँ से हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि नागर मंदिरों में आमतौर पर वास्तुकला की डैश शैली होती है, तो करेक्ट आंसर क्या बन जाता है? नॉर्थ इंडियन। अगला प्रश्न है कि मंदिर वास्तुकला की वेसर शैली के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो कि हमारा बिल्कुल एकदम सही है? हम एक बार ऑप्शन को पढ़ते हैं, फिर हम अपने सही आंसर को यहाँ पे छांटेंगे। यह दोनों का मतलब नागर शैली और वास्तुकला की द्रविड़ शैली की विशेषताओं को जोड़ता है। तो पहला ही ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या बन गया? बिल्कुल एकदम सही बन गया। अगला प्रश्न देखते हैं कि दक्षिण भारत के मंदिरों का वास्तुकला के संदर्भ में गोपुरम शब्द का अर्थ क्या होता है? मतलब कि दक्षिण भारत के जो टेम्पल्स होते हैं, दक्षिण भारत के मंदिर, तो दक्षिण भारत के जो मंदिर होते हैं इनमें जब हम गोपुरम की बात करेंगे तो गोपुरम का क्या अर्थ होगा? देखिए, जब आप गोपुरम की बात करोगे तो ये एक विशाल एंट्री गेट होगा। तो आंसर हमारा क्या बन जाएगा? मंदिर की सामने की दीवार में एक एंट्री गेट, या फिर अगर हम बात करते हैं तो एक प्रवेश द्वार। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा धरोहर स्थल द्रविड़ वास्तुकला शैली को दर्शाता है? तो कोणार्क हो गया, बोधगया हो गया, अक्षरधाम हो गया, या फिर अगर हम बात करते हैं हम्पी। जब हम हम्पी की बात करेंगे तो कहाँ पर देखने को मिलेगा आपको? कर्नाटका। यानी कि इसका मतलब आंसर क्या बन जाता है? साउथ में, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या बन गया? ऑप्शन आपका डी, कर्नाटका का हम्पी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक फतेहपुर सीकरी में आपको देखने को नहीं मिलेगा? तो इनमें से कौन सा स्मारक है जो कि फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है? तो जोधाबाई महल हो जाता है, पंचमहल है, गरीब नवाज दरगाह है, या बुलंद दरवाजा। देखिए, जब हम बात करते हैं गरीब नवाज दरगाह, ये हमें कहाँ पे देखने को मिलेगी? मैम अजमेर। और अजमेर की बात करेंगे तो मतलब राजस्थान में। अगला प्रश्न देखते हैं, वारली चित्रकला
चित्रकला में पृष्ठभूमि तैयार करने के लिए गोबर और पानी फैलाने की प्रक्रिया ये क्या कहलाती है? पहली बात तो दो पेंटिंग, एक तो आपका वारली पेंटिंग और दूसरा आपका रंगोली पेंटिंग, दोनों की दोनों पेंटिंग कहाँ की है? तो मैम ये हो जाती है कहाँ की? महाराष्ट्र की। तो आंसर हमारा यहाँ पे क्या बन जाता है? तो आंसर हमारा बन जाएगा, देखो गोबर और पानी फैलाने की प्रक्रिया ये कहलाती है लिपाने, यानी ऑप्शन की बात करते हैं तो डी हमारा बिल्कुल यहाँ पे ठीक आंसर बनेगा। अगला प्रश्न है, कंदारिया महादेव मंदिर का निर्माण निम्नलिखित में से किस मंदिर स्थापत्य शैली में किया गया था? कंदारिया महादेव मंदिर, आपने खजुराहो मंदिर के बारे में सुना होगा, खजुराहो मंदिर के बारे में। तो जब हम खजुराहो मंदिर की बात करेंगे तो ये आपको एमपी में देखने को मिलेगा। एमपी बोले तो उत्तर और उत्तर बोले तो नागर। तो आंसर हमारा क्या बन गया यहाँ पे? नागर स्टाइल, क्योंकि कंदारिया महादेव का मंदिर आपको यहीं पे देखने को मिलेगा, खजुराहो मंदिर के पास में। अगला प्रश्न देखते हैं, गौंड चित्रकला में कलाकारों द्वारा स्थानीय रूप से उपयोग किए जाने वाले हस्त निर्मित ब्रश का पारंपरिक नाम क्या है? एक तो आपकी पेंटिंग हो जाती है गोंड और दूसरी हो जाती है आपकी बाग। दोनों की दोनों पेंटिंग कहाँ की हैं? तो मैम मध्य प्रदेश की। अब यहाँ पे बोल रहा है हस्त निर्मित ब्रश, और ब्रश का पारंपरिक नाम आपसे पूछा है, तो आंसर क्या बन जाएगा यहाँ पे? कूची। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रथम विश्व युद्ध में अपने प्राणों की आहुति देने वाले भारतीय सैनिकों की स्मृति में निर्मित अखिल भारतीय युद्ध स्मारक को आज हम किस नाम से जानते हैं? तो चार मीनार है, लाल किला है, जामा मस्जिद है, या फिर अगर हम बात करते हैं इंडिया गेट। 70,000 सैनिकों की याद में इसे क्या किया गया? इसे बनाया गया। और अगर हम बात करते हैं 12 फरवरी 1931 को इसे देश को समर्पित किया गया। ठीक है, सर एडविन लुटियंस इसके क्या हो जाते हैं? वास्तुकार हो जाते हैं। सर एडियन लुटियंस ये इसके वास्तुकार, यानी कि आंसर हमारा क्या बन जाता है? इंडिया गेट। और इंडिया गेट कहाँ पर है मैम? देश की राजधानी दिल्ली में। अगला प्रश्न देखा जाए, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, हमसे क्या कह रहा है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या अखंड वास्तुकला का एक उदाहरण है? देखिए अखंड वास्तुकला से आप क्या समझते हैं? अखंड वास्तुकला, अखंड वास्तुकला का मतलब होता है कि हम ये बोल सकते हैं कि एक ही चट्टान को तराश करके या एक ही चट्टान से इस टेम्पल को जो है वो बनाया गया है, यानी कि अलग अलग पत्थरों से इसको नहीं बनाया गया। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा? महाबलीपुरम का धर्मराज रथ। और ये आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा? कांचीपुरम। और कांचीपुरम कहाँ पर है मैम? तमिलनाडु में। ठीक है, बाकी अगर हम बात करते हैं महाबोधि मंदिर, ये गया में मिलेगा। बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर तमिलनाडु में। मीनाक्षी मंदिर कहाँ पे मिलेगा? मदुरई तमिलनाडु में। अगला प्रश्न देखते हैं कि कोणार्क में स्थित प्रसिद्ध ब्लैक पैगोडा मंदिर ये किस वास्तुकला का एक एग्जाम्पल हो जाता है? जब हम बात करते हैं ब्लैक पैगोडा टेम्पल की, इसी को सन टेम्पल के नाम से जाना जाता है। 13वीं शताब्दी में गंग वंश के राजा नरसिंह वर्मन फर्स्ट के द्वारा इसको बनाया गया था। तो करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पे क्या बन गया? तो करेक्ट आंसर बन जाता है हमारा कलिंग वास्तुकला। अगला प्रश्न देखते हैं, बाघ की गुफा जो भारतीय रॉक कट वास्तुकला का एक अद्भुत अवशेष है, तो बाघ की केव्स आपको कहाँ पे मिलेंगे? तो मैम बाघ की गुफा की बात करेंगे तो ये हमें एमपी, यानी ऑप्शन की बात करते हैं तो बी बिल्कुल यहाँ पे ठीक है। अगला प्रश्न है, मंदिर वास्तुकला से संबंधित निम्नलिखित में से सही युग्म को हमको यहाँ पे जो है वो पहचानना है। देखिए गर्भगृह का मतलब इन्होंने क्या बोला है? तो इन्होंने बोला है मीनार। शिखर की बात करते हैं तो विशाल प्रवेश द्वार। अगर हम मंडप की बात करते हैं तो मंदिर में वह स्थान जहाँ लोग इकट्ठा हो सकते हैं। और जब हम गोपुरम की बात करते हैं तो वह स्थान जहाँ देवता की प्रतिमा स्थापित है। अब हम ऐसा करते हैं, पहले इनको जो है वो एक बार छांटने की कोशिश करते हैं। देखिए गर्भगृह वो होता है जहाँ पे स्वयं ईश्वर विराजमान होते हैं या जहाँ पे भगवान विराजमान होते हैं। अगर हम शिखर की बात करते हैं तो हमारे यहाँ के जो टेम्पल्स होते हैं, या फिर अगर हम बात करते हैं नागर स्टाइल के जो टेम्पल्स होते हैं, तो उनमें जो इस तरीके की संरचना आपको दिखती है इसे शिखर कहा जाता है। अगर हम बात करते हैं किसके बारे में? गोपुरम। तो गोपुरम आपको साउथ के टेम्पल में देखने को मिलेगा, यानी कि द्रविड़ स्टाइल के जो टेम्पल्स होते हैं तो उनमें जो एक बड़ा एंट्री गेट होता है या प्रवेश द्वार होता है तो उसे गोपुरम कहा जाता है। तो इसका मतलब हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या बन गया? तो करेक्ट आंसर बन जाता है मंडप, यानी कि जहाँ पे लोग क्या होते हैं? इकट्ठे
इकट्ठे होते हैं या जहाँ पे लोग इकट्ठे होकर के भगवान से प्रार्थना कर रहे होते हैं, उस स्थान को मंडप कहा जाता है। अगला प्रश्न है पंचायतन शैली किससे संबंधित है? पंचायतन शैली का मतलब होता है एक मुख्य मंदिर और उस मंदिर के आसपास आपको बहुत सारे टेम्पल जो है वो देखने को मिलेंगे। तो एक मुख्य मंदिर और उस मंदिर के आसपास 3 से 4 टेम्पल या 5 टेम्पल हमको देखने को मिलते हैं, तो ये क्या हो जाता है? तो ये एक मंदिर वास्तुकला है पंचायतन शैली। कौन से वाले टेम्पल्स में हम लोगों को देखने को मिलेगा? तो नागर स्टाइल के टेम्पल्स में देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है देवगढ़ में स्थित गुप्त काल का दशावतार मंदिर जो भगवान विष्णु को समर्पित है, अपनी वास्तुकला की शैली के कारण उत्तर भारत में सबसे पहले डैश के रूप में जो है वो जाना जाता है। या फिर सिंपल शब्दों में ये कहें कि ये जो दशावतार मंदिर है ये आपको कौन से स्टाइल में या कौन सी शैली में देखने को मिलेगा? दशावतार मंदिर कहाँ पे देखने को मिलेगा? तो मैम ये यूपी की भी अगर हम बात करते हैं ललितपुर जिले में, तो इसका मतलब आंसर हमारा क्या बन जाता है? ये पंचायतन टेम्पल है। या फिर अगर हम बात करते हैं तो इसका नाम क्या हो जाएगा? पंचायतन टेम्पल। अगला प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा चट्टान काटकर निर्मित मंदिर वास्तुकला का एक एग्जाम्पल हो जाएगा? यहाँ पे इन्होंने क्या किया? चट्टान को काटा और चट्टान को काट करके एक मंदिर बना दिया। तो ये हो जाता है एलोरा का कैलाश मंदिर। जब हम कैलाश मंदिर की बात करते हैं तो ये हमें कहाँ पे मिलेगा? महाराष्ट्र में। कौन से भगवान को समर्पित है? तो मैम भगवान शिव जी को ये क्या हो जाएगा? समर्पित हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें, हाँ ये भी आप याद रखेंगे कि राष्ट्रकूट वंश के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। राष्ट्रकूट वंश के दौरान इसका निर्माण जो है वो किया गया था, या राष्ट्रकूट वंश के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। अगला प्रश्न है सुरैती। तो सुरैती क्या है? इतना तो समझ में आ रहा है कि सुरैती एक पेंटिंग है, ठीक है। और जब हम सुरैती की बात करते हैं तो ये क्या इसका संबंध जो हो जाता है वो मालवी भित्ति चित्र नहीं पढ़ा हमने, है ना, निमाड़ी नहीं पढ़ा हमने, तो या तो बुंदेलखंड होगा या फिर अगर हम बात करते हैं बघेलखंड। तो हमारा आंसर क्या बन जाता है? ये हो जाता है एक बुंदेलखंड भित्ति चित्र या मुरल पेंटिंग। कहाँ का? बुंदेलखंड का। तो इतना याद रखोगे सुरैती है क्या? तो सुरैती एक पेंटिंग है और सुरैती पेंटिंग की बात करते हैं तो ये बुंदेलखंडी भित्ति चित्र है। अगला प्रश्न देखते हैं कि इनमें से कौन सी उड़ीसा मंदिर स्थापत्य शैली की विशेषता नहीं है? इन्होंने बोला है कि विशेषता यहाँ पे नहीं है। तो ध्यान देंगे कि बाहरी दीवारों को भव्य नक्काशी से सजाया गया था, बिल्कुल एकदम सही बात है। मुख्य मंदिर की जमीनी योजना वर्गाकार थी, बिल्कुल एकदम सही है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं मंदिर परिक्षेत्र के चारों ओर की 4 दीवारी अनुपस्थित थी, एब्सेंट थी नहीं, जबकि प्रेजेंट थी। तो इसका मतलब ये वाला हमारा क्या हो गया? गलत हो गया। बाकी सारी चीज़ें इसमें क्या हो जाती हैं? बिल्कुल एकदम सही हो जाती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कह रहा है माना जाता है कि बुरहानपुर के शाही किला में एक पेंटिंग ने भारत में किस प्रसिद्ध स्मारक के डिज़ाइन को प्रेरित किया था? बुरहानपुर मध्य प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा। अब क्वेश्चन बहुत ईजी है, बोल रहा है कि बुरहानपुर के शाही किला में एक पेंटिंग ने भारत में किस प्रसिद्ध स्मारक के डिज़ाइन को प्रेरित किया था? तो इसने प्रेरित किया था किसे? तो मैम ताजमहल को। अगला प्रश्न देखते हैं कि तलाजा जो केव्स हैं ये आप लोगों को कहाँ पे देखने को मिलती हैं? या जब हम तलाजा गुफाओं की बात करेंगे तो तलाजा गुफाएं हमें कहाँ पे देखने को मिलेंगी? तो आंसर हमारा क्या बनेगा? मैम ये हमें गुजरात में देखने को मिलेंगी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कह रहा है कि रूमी कलम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? देखिए भारतीय संगीत की शैली नहीं, हम तो म्यूजिक के बारे में पढ़ ही नहीं रहे हैं। डांस से संबंधित है, हम डांस पढ़ ही नहीं रहे हैं। क्या ये लिटरेचर से संबंधित है? हमारा टॉपिक ही नहीं है लिटरेचर का। तो करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पे क्या बन जाता है? ये एक क्या हो जाता है? एक स्टाइल हो जाता है इंडियन पेंटिंग का, यानी ऑप्शन की बात करेंगे तो सी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा, रूमी कलम। अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि श्रृंगारिक मूर्तियां वाली वास्तुकला की नागर शैली के लिए कौन से मंदिर हैं जो कि सुप्रसिद्ध हैं? आपको यहाँ पे जो है वो तरह तरह की जो है वो बहुत सारी मूर्तियां देखने को मिलती हैं। तो आंसर हमारा क्या बन जाता है? खजुराहो। खजुराहो कहाँ पर है? मैम एमपी में। और खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो मैम चंदेल शासकों के द्वारा। किसके द्वारा? चंदेल शासकों के द्वारा। चंदेल शासकों के द्वारा। डन है, इतना आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मंदिर वास्तुकला की होयसला शैली के संबंध में बिल्कुल एकदम सही है? मंदिर वास्तुकला की इस शैली को स्टेलेट योजना के रूप में जाना जाता है। कर्नाटक के हेलबिदु में होयसलेश्वर मंदिर इस शैली का एक एग्जाम्पल है। उन्होंने इसे वक्राकार स्वरूप में एक ऊंचे स्थान पर जो है वो बनवाया था। तो करेक्ट आंसर बिल्कुल एकदम ठीक है। वैसे एक एग्जाम्पल मतलब एक क्वेश्चन हम लोगों ने देखा था, हमारा जो होयसलेश्वर मंदिर है
पूछा जाता है कि ये कौन से स्टाइल में बना हुआ है। तो होयसलेश्वर मंदिर की अगर हम बात करते हैं तो ये वेसारा स्टाइल में बना हुआ है या ये वेसर शैली में बना हुआ है। कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा? तो आंसर हमारा क्या बन जाता है मैम? कर्नाटका में बन जाता है। ठीक है, तो इसका शैली पूछा जाता है होयसलेश्वर मंदिर का, तो कौन सी शैली में बना हुआ है? तो वेसारा शैली में इसको बनाया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, मंदिर वास्तुकला के संदर्भ में मंदिर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा कौन सा होता है? देखिए, अगर हम किसी भी मंदिर में जाते हैं तो वहाँ पर हमको क्या देखने को मिलते हैं? तो वहाँ पर हम लोगों को देवता विराजमान मिलते हैं। तो हम किसी भी मंदिर में जाएंगे, इसका मतलब वहाँ पर कोई ना कोई देवता होंगे। अगर देवता नहीं है, इसका मतलब वो टेम्पल नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो जाता है कि मंदिर वास्तुकला के संदर्भ में मंदिर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा कौन सा होगा? तो गर्भगृह, जहाँ पे स्वयं भगवान विराजमान होते हैं। अगला देखते हैं क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मंदिर त्रिरथ मंदिर वास्तुकला का एक एग्जाम्पल हो जाएगा? इसका आंसर बन जाता है हमारा परशुरामेश्वर मंदिर। और परशुरामेश्वर मंदिर की अगर हम बात करेंगे तो ये हमें भुवनेश्वर में देखने को मिलेगा, उड़ीसा। भुवनेश्वर उड़ीसा में आपको ये देखने को मिल जाएगा। ठीक है, कौन से भगवान को ये डेडिकेटेड है? तो मैम भगवान शिव को ये क्या हो जाएगा? समर्पित हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ताजमहल की प्रतिकृति बीबी का मकबरा ये कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा? इसी को कहा जाता है ताजमहल की भद्दी नकल। तो बीबी का मकबरा हमें कहाँ पे मिलेगा? तो मैम ये औरंगाबाद, और औरंगाबाद का नया नाम क्या रखा गया है? छत्रपति संभाजी नगर। छत्रपति संभाजी नगर। ठीक है, छत्रपति संभाजी नगर। अगला प्रश्न है, जहांगीर के दरबारी चित्रकार उस्ताद मंसूर ये किस प्रकार के चित्रकारी के लिए जो है वो फेमस थे? पूछा भी जाता है आपसे कि जब हम उस्ताद मंसूर की बात करते हैं तो ये किसके दरबारी चित्रकार थे? तो जहांगीर के दरबारी चित्रकार थे। और इनकी जो पेंटिंग्स होती थी ये किसके इर्द गिर्द होती थी? तो मैम पशु पक्षी के इर्द गिर्द हुआ करती थी। अगला प्रश्न है, उत्तर भारत मंदिर वास्तुकला में कौन सा तत्व गर्भगृह और स्तंभित मंडपों के ऊपर अधिरचना या मीनार को दर्शाता है? तो ये यही पूछा है ना, नागर स्टाइल के जो टेम्पल्स होते हैं तो उसमें इस रचना को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है शिखर। यानी ऑप्शन हमारा कौन सा बनेगा? सी हमारा बिल्कुल यहाँ पे ठीक आंसर बनेगा। वल्लभी मंदिर वास्तुकला के किस शैली का उप प्रकार है या फिर सब टाइप हो जाता है? वल्लभी मंदिर। तो वल्लभी मंदिर की अगर हम बात करते हैं तो ये एक नागर शैली का ही क्या हो जाएगा? सब टाइप हो जाएगा। ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल यहाँ पे ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत माता। जब हम लोग भारत माता के चित्र की बात करते हैं तो भारत माता के चित्र को किसके द्वारा बनाया गया है? तो आंसर हमारा क्या बन जाता है? अवनींद्रनाथ टैगोर के द्वारा। यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल यहाँ पे ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से मंदिर वास्तुकला का कौन सा स्कूल चंदेल राजवंश द्वारा विकसित किया गया है? तो यहाँ पे चंदेल राजवंश की अगर हम बात करेंगे तो आंसर हमारा क्या बन जाता है? खजुराहो के टेम्पल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द ये बौद्ध स्तूप की वास्तुकला से जुड़ा हुआ है? देखो, अब तक हम लोगों ने मंडप के बारे में पढ़ लिया, गोपुरम के बारे में हमने पढ़ लिया, गर्भगृह के बारे में हमने पढ़ लिया, हमने किसके बारे में नहीं पढ़ा? तो हर्मिका के बारे में। तो हमारा आंसर भी यहाँ पे करेक्ट क्या बन जाता है? हर्मिका हमारा बिल्कुल यहाँ पे ठीक आंसर बन जाएगा। अच्छा, निम्नलिखित में से किस मंदिर में वास्तुकला की पंचायतन शैली आपको देखने को मिलेगी? तो ये क्वेश्चन हम लोग अभी पीछे भी पढ़ करके आ चुके हैं, देवगढ़ उत्तर प्रदेश दशावतार मंदिर। तो ऑप्शन हमारा क्या बन गया? ए बिल्कुल हमारा ठीक आंसर बन गया। अच्छा, तलातल घर एक ऐतिहासिक स्मारक है जो निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में आपको देखने को मिलेगा? तो तलातल घर की अगर हम बात करेंगे तो ये हमें देखने को मिलेगा कहाँ पे? असम में। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न है, 1859 की पेंटिंग रिलीफ ऑफ लखनऊ, रिलीफ ऑफ लखनऊ इसके चित्रकार कौन हो जाते हैं? तो अगर हम इसके चित्रकार की बात करेंगे तो आंसर हमारा क्या बन जाता है? तो थॉमस जॉन्स बार्कर। अगला प्रश्न देखते हैं, पटचित्र का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है जो कि कपड़े की पट्टी पर की जाने वाली चित्रकारी की पारंपरिक शैली का प्राचीनतम और सबसे लोकप्रिय कला रूप है? तो पटचित्र का संबंध कहाँ से हो जाएगा? ये आप मुझे कहाँ पे बताओगे? ये आप मुझे होमवर्क में बताओगे। बाकी मैं एक बार फिर आप लोगों को बता देती हूँ, अगर आप लोगों ने अपने आप को टेक्स्ट बुक सुपर पास लाइव में इनरोल नहीं किया है तो आप लोग टेक्स्ट बुक के एप्लीकेशन पर जाकर के अपने आप को टेक्स्ट बुक सुपर पास लाइव में इनरोल कर सकते हो। कूपन कोड लगाना रिया फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। बाकी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आप लोगों को जो है वो टेक्स्ट बुक सुपर पास लाइव का लिंक मिल जाएगा। मुलाकात करते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और ऐसे ही सीखते रहिए मेरे साथ और पूरी टीम के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।